नेचुरोपैथी रजिस्ट्रेशन बोर्ड हो या योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इन सभी गवर्निंग बॉडी के या स्टर्लिंग कमेटी के मेंबर के रूप में बहुत बड़ा कार्य अपने भारत में इनके माध्यम से हो रहा है। और विशेष रूप से सर ने जो नेचुरोपैथी या प्राकृतिक खेती इस विषय में भी बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। आज सर अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं आदरणीय पवन सर को अपना जो योगाहार का जो कार्यक्रम पिछले कई सालों से जो चल रहा है, तो आदरणीय पवन सर 2 मिनट में अपने इस जो प्रकल्प है इसके बारे में बिरादर सर को भी बताएं, ताकि उस हिसाब से सर अपनी कक्षा शुरू करेंगे। जी ओम सर। जी आदरणीय पवन जी सर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर चौहान। आज के हमारे मुख्य वक्ता बिरादर जी का धन्यवाद, स्वागत है आपका। सीएम सर माइक बंद करो, सीएम सर। इनका आपका अभिनंदन, आप वेलकम। योगाहार कार्यक्रम जो है करीब 4.5 साल से ज्यादा समय हमारा हो गया है। एक स्वैच्छिक, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक, निरंतर चलने वाला कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम, और कभी कभी फेस टू फेस भी 2-3 बार हम लोग मिले हुए हैं और कुछ लोग आपस में मिलते रहते हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत कोरोना टाइम से हुई थी, जब काफी डिस्ट्रेस था और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो उस समय इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और योग से हमने शुरुआत की। अभी आपने देखा था योग की कक्षा हमारी चल रही थी, तो इस योग कक्षा से ही हमने कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और धीरे धीरे जब ये कोरोना का समय थोड़ा सा कम होते रहा, तो उसके बाद फिर प्रश्न ये आया कि अब किस चीज पर चर्चा की जाए। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होके आई कि योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारा खान पान शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, केमिकल रहित नहीं है, तो हम उसी तरह से होंगे कि हम 2 कदम आगे चल रहे हैं और 1 कदम पीछे चलेंगे। तो इस तरह से फिर ये कार्यक्रम का नाम योगाहार, आहार के ऊपर योग और आहार को एक दूसरे के पूरक मानते हुए कार्यक्रम का नाम योगाहार रखा गया। और इसमें एक विशेषता ये रही कि शुरुआती समय पर भी और अभी भी प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया व्यक्ति आके योग कराता है वॉलंटरीली, और प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया व्यक्ति आकर के अपने अनुभव अपने बीच में बांटते हैं। बहुत सारे हमारे अनुभव देने वाले साथी जो हैं वो किसान रहे, जिन्होंने अपनी सफलताएं असफलताएं प्रश्न इस मंच के माध्यम से किए। और इसके अलावा कई गणमान्य व्यक्ति, करीब 25 पद्मश्री भी, और ये अन्य संस्थान अधिकारी और कई कई तरह से लोगों ने अपना आकर के योगदान दिया है, अपने अनुभव साझा किए हैं। और हम योगाहारी जो सदस्य हैं, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थिति अनुसार जो भी वो काम ले सकता है, जो भी अनुभव का लाभ ले पाता है, वो लेते हैं और उसको अपने कार्यों में प्रैक्टिकली उतारने का प्रयास करते हैं। मैं इसको अगर देखूं, ये कार्यक्रम को समीक्षा मैं करूं अपने स्तर से, तो इतना सारा अनुभव यहाँ पर सुनने को मिला है। अनुभव के आधार पर, उनकी जो भी सफलताएं हासिल की हैं उसके आधार पर। लेकिन हम उसको से कितना हम कर पाए हैं, उसकी एक परसेंटेज सबकी अलग-अलग हो सकती है। और लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि करीब 10% जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको हम ग्रहण कर पाए हैं, उसको अडॉप्ट कर पाए हैं। और बहुत कुछ हमें बताया गया, लेकिन वो जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए। जो भी कारण रहे, उससे हम नहीं जा रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सीखने सिखाने के मंच के रूप में हमने विकसित किया है। और इसका एक चीज़ ये है कि इसके अलावा भी इससे सीख लेते हुए बहुत सारे अन्य लोगों ने भी अपने स्तर पर इस तरह के मंच, आदान-प्रदान करने के मंच का भी
साझा किए हैं अपने स्तर से, जहाँ पर वो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम कुछ सीखें और कुछ सिखाने का भी प्रयास करें। तो ऐसा इसका रेप्लिकेशन भी इस तरह से देखने को मिला हुआ है, जो भी अनुभव मिले हैं, और विशेष रूप से जैविक खेती के प्रति जागरूकता में काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। और इसमें डॉक्टर चौहान ने पिछले सवा साल से, 1.5 साल से जो फार्म लैब का कॉन्सेप्ट है, उसको निरंतर प्रत्येक शनिवार को जारी जारी रहता है, उससे अनुभव लेते हैं और उसका एक रेप्लिकेशन हमारे कई जगह पर किसान उसको स्वयं कर रहे हैं। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ये मैंने बहुत संक्षेप में अनुभव अपने शेयर किए हैं। जैसा डॉक्टर चौहान ने कहा था, मैं अपनी बात को विराम देते हुए डॉक्टर चौहान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप श्री बिरादर को ससम्मान आगे बुलाने का कष्ट करें। धन्यवाद डॉक्टर चौहान। धन्यवाद सर। मैं अब आदरणीय अनंत बिरादर सर को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जी ओम। जी धन्यवाद। डॉक्टर संतोष जी नमस्कार। और आदरणीय पवन जी ने जो योग आहार के बारे में बताया, संक्षिप्त में बताया, और बहुत ही इंस्पायरिंग प्रयास है। व्यक्ति समाज में ऐसे ही सीखता है, एक दूसरे को देखते हुए। और इस रोज के क्लास में आप मौका भी देते हैं नए नए व्यक्ति को योग सिखाने के लिए। एक बहुत ही रचनात्मक कदम है, तो इसके कारण ही संगठन भी बढ़ता है, अच्छे काम भी बढ़ते हैं। तो आप सभी को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या में आज विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है और आज के दिन हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं। और डॉक्टर संतोष चौहान जी के कारण मुझे आप सभी के साथ बात करने का या संवाद करने का मौका मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा 30-35 साल का जो सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है, मैं विद्यार्थी जीवन से ही इस प्रकार के काम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला, जिसके कारण समाज में कुछ ना कुछ अच्छे काम करने का और अच्छे लोगों के साथ रहने का और अच्छी बातें सीखने का सौभाग्य मिला। पिछले 30 साल से मैं पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, जो सूर्या ग्रुप, सूर्या लाइट बल्ब, स्टील पाइप वगैरह कंपनी है, और सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन है। और उसके साथ साथ, जैसा आपने योग के साथ योग आहार एक शब्द जोड़ दिया, ऐसे सूर्या में नेचुरोपैथी के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग, इस विषय को जोड़कर भी कई दिनों से आदरणीय जयप्रकाश जी काम कर रहे हैं। सूर्या फाउंडेशन में ऐसे तो 26,000 लोग हैं, काम करते हैं ग्रुप में, कंपनी में, और उसमें लगभग 3,000 लोग केवल सामाजिक कार्य करते हैं। वो आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से हो, नेचुरोपैथी योग के माध्यम से हो, बच्चों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट हो, या प्राकृतिक खेती को सब्जेक्ट को लेकर हो, और स्पेशली युवाओं के लिए विशेष रूप से जो बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनके लिए युवा भारत, और उसके अलावा थिंक टैंक चलता है सूर्या फाउंडेशन के माध्यम से। अलग अलग विषयों के ऊपर भारत सरकार को या संबंधित मंत्रालय को सुझाव देने के लिए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर या उस क्षेत्र के वरिष्ठ जनों को साथ में लेकर, जैसे अभी ये अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल का विषय है, इस विषय में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को लेकर चर्चा करके उसके सुझाव संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्रालय, संबंधित मंत्री को भेजना, ये एक बहुत विशेष और बड़ा महत्वपूर्ण काम सूर्या फाउंडेशन के माध्यम से होता है। मूलतः मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं, तो बात करते समय भाषा में, शब्दों में थोड़ा फर्क रहेगा,
उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं पहले से। आ, मेरा सूर्य में लगभग 30 साल का अनुभव रहा। मैं 95 में सूर्या फाउंडेशन में आया और उसके पूर्व मेरा प्रोफेशन था एलोपैथी दवा बनाना। मैं बी फार्मा और एम फार्मा किया हूं, तो इसीलिए नेचुरली एलोपैथी की दवा बनाने का ये मेरा प्रोफेशन रहा और 1 साल में काम भी किया। तो संयोग से जयप्रकाश जी के साथ मेरा परिचय हुआ, जिसके कारण मैं पिछले 30 साल से यहाँ पर हूं। मैंने देखा आदरणीय जयप्रकाश जी सूर्या ग्रुप के इतने बड़े चेयरमैन रहने के बाद उनका रहन सहन, खान पान और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावित किया। उनके कार्यकर्ताओं को या उनके एम्प्लॉयज के साथ जो डील करना होता है, मोटिवेशन होता है, अप्रिसिएशन होता है, छोटी छोटी बातें होती है, और उसके साथ साथ दैनंदिन जीवन में योग और नेचुरोपैथी का महत्व क्या है, विपश्यना ध्यान का महत्व क्या है, ये चीजें मुझे स्टार्टिंग में सीखने को मिले, जिसके कारण आज मैं जिस संगठन के साथ जुड़ा हूं वो वर्ल्ड का इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बिगेस्ट नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। और जिसके कारण मुझे बड़ी खुशी होती है, जो व्यक्ति एलोपैथी में काम करने वाला था और जीवन भर एलोपैथी की दवा और उसका प्रचार प्रसार करने वाला था, आज मैं आपके सामने प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ जानकारी, कुछ विषय रखने के लिए उपस्थित हूं। बेसिकली व्हाट इज हेल्थ? अगर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, समग्र स्वास्थ्य की बात करेंगे, health is a state of complete physical, mental, spiritual and social well-being, and it is not only the absence of disease. जनरली लोगों को यही लगता है कि भाई स्वस्थ है, हेल्दी है, बॉडी ठीक है, तो उसको स्वस्थ या हेल्दी बोलते हैं जनरली, लेकिन ये समग्र स्वास्थ्य नहीं है। हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ठीक प्रकार से आहार, योग, स्वच्छता, इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन आहार के बारे में लोग ये समझते हैं कि नॉन वेज या अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ या फास्ट फूड, इस प्रकार के 5 स्टार के कल्चर को अच्छा हेल्दी फूड बोला जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य का यानी शरीर स्वस्थ, बहुत बीमारी से मुक्त रहे और अच्छा काम करते रहे। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ ये है अपनी सोच, भावना, तनाव, टेंशन को कंट्रोल करने की क्षमता रखता हो। सामाजिक स्वास्थ्य का ये अर्थ है समाज में रहने वाले लोगों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने और स्वस्थ संबंध रखने की क्षमता हो। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ ये है कि जो भी काम करते हैं जीवन में, सफलता असफलता, सुख दुख आते हैं, तो आंतरिक शांति जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अध्यात्म, ध्यान, प्रार्थना, योग के बारे में विश्वास रखता हो। तो इस प्रकार के WHO ने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया है। इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ, और इट इज हेल्दी पर्सन। तो आज हम देखते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस, एलोपैथी, हम बिल्कुल किसी पैथी की नेगेटिव बात नहीं करते, ना करना चाहिए। एलोपैथी चिकित्सा केवल 100 साल पूर्व या 200 साल पूर्व आई हुई चिकित्सा पद्धति है, और नेचुरोपैथी, योग, ये हमारे भारत की धरोहर है।
प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं। आप विचार करके देखिए, 100 साल 200 साल पूर्व एलोपैथी थी क्या? नहीं था। आयुर्वेद था, जड़ी बूटी था, प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां थी, योग था, प्राणायाम था। इसी के माध्यम से हम हेल्दी या थे। आज हम देखते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, जितने डॉक्टर की संख्या बढ़ रही है, मोदी जी बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल बना रहे हैं, और स्वास्थ्य के ऊपर मुझे लगता है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 लाख करोड़ से भी अधिक पैसा स्वास्थ्य के नाम से खर्च होता है। ऐसे स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट केवल 1 लाख करोड़ है, लेकिन अलग अलग स्कीम, आयुष्मान भारत हो, अलग अलग स्कीम हो, इसके अंतर्गत और प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह हम काउंट करते हैं, स्वास्थ्य के लिए जो खर्च होता है, तो ये एक रिसर्च के अनुसार 10 लाख करोड़ से भी अधिक पैसा स्वास्थ्य के नाम से खर्च होता है। तो मेरे हिसाब से वो लगता है, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट ऑन दी हेल्थ, इट इज इन्वेस्टमेंट ऑन ड्रग, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डिसीज। दिस बजट इज नॉट फॉर हेल्थ एट ऑल। तो अभी समय आ गया, मुझे लगता है कि हमें स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के ऊपर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर, भारतीय चिकित्सा पद्धति के ऊपर खर्च करना चाहिए। और जो भी योजना बनती है, उस योजना में नीति आयोग को इस प्रकार के रिकमेंडेशन देना चाहिए। और इस चीज का, इस विषय के बारे में, जैसा अभी पवन भाई साहब ने बताया, कोविड से हमने ये स्टार्ट किए हैं। कोविड के बाद सभी मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को समझ में आ गया कि आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी या प्राकृतिक आहार का महत्व क्या है जीवन में। स्वस्थ रहने के लिए कौन सी पद्धति महत्वपूर्ण है और दूसरे पद्धति को भी जोड़ना चाहिए, ये सिद्ध हुआ है वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए धीरे धीरे सही मोदी सरकार ने इंडिपेंडेंट आयुष मंत्रालय, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, इवन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काम कर रही है। पारंपरिक चिकित्सा यानी क्या? दादी माँ का बटुआ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, ये अन्य पारंपरिक चिकित्सा है, उसके भी समग्र विकास के लिए सरकार या पॉलिसी लेवल पर बातें होती है और रुकती है, लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहा? मुझे ऐसा लगता है, जो ड्रग माफिया है, दवा कंपनी के जो बिजनेसमैन हैं, वो वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है। और उस लॉबी के सामने मुझे लगता है कि सरकार को भी कई बार झुकना पड़ता है। मुझे याद है, जब अटल जी की सरकार पहली बार आई थी, उस समय 5 साल की सरकार थी, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, उन्होंने एक ऐसे ही बड़ा डिसीजन लेने का निर्णय लिया। नहीं, अटल जी के समय नहीं, मोदी जी के समय की बात कर रहा हूं, सॉरी। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उस समय ऐसी बात आई कि तंबाकू, तो इसके ऊपर उन्होंने एक पॉलिसी लेके आकर कुछ बड़ा काम करने का, निर्णय लेने का उन्होंने सोचा था। तो तंबाकू लॉबी ने उस मंत्री को ही घर भेज दिया। तो जब केवल मैं तंबाकू लॉबी की बात कर रहा हूं, तो आप ड्रग लॉबी की बात करेंगे तो कितनी बड़ी है। देश में एलोपैथी मेडिसिन का कितना बड़ा बिजनेस है।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार के साथ-साथ पवन जी जैसे हम सब जैसे लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और इसका समाज में जब स्वयं प्रेरित होंगे, तो सरकार हो या बाकी पॉलिसी हो, उनको पीछे हटना पड़ता है। तो इस दिशा में समाज में, देश में पतंजलि योगपीठ हो, गायत्री परिवार हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, गुजरात योग बोर्ड हो, ऐसे समाज में अनेक संस्थान काम कर रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है, उनको संगठित होकर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी कमी लगती है। और ये कमी ज़रूर दूर होगी, इसके लिए प्रेरित करने वाले लोग समाज में हैं। जैसा हमें अभी प्राकृतिक खेती के बारे में आचार्य देवर जी माननीय राज्यपाल गुजरात और महाराष्ट्र के हमें प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत सरकार ने भी, नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है। तो सरकार सकारात्मक है, सरकार में बैठे हुआ मुखिया सकारात्मक है, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अगर कमी है थोड़ी, तो समाज में अच्छे काम करने वालों को संगठित होकर करने की कमी है। तो इसके लिए हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ लोगों को विशेष रूप से काम करना पड़ेगा। और इस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य देवर जी के साथ मेरा परिचय, मेरा संबंध, उम्र में मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, लेकिन 32 साल से मेरा परिचय है। अभी उन्होंने अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में पब्लिकली बोला कि अनंत बिरादार जी के साथ मेरे 32 साल से संबंध है। एक जुनून इनके दिमाग में है और तब से आज तक ये नेचुरोपैथी के लिए काम कर रहे हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल की तरह ये नेचुरोपैथी के लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की राष्ट्र के प्रति दीवानगी उनके अंदर थी, ये बात उन्होंने मन से बोला। और मुझे याद नहीं था कि जब कार्यक्रम में उनके साथ बैठा, तो उनको 30 साल पुरानी बात याद आएगी, नहीं आएगी ऐसा लग रहा था। लेकिन उनको 30-32 साल पुरानी याद आई, वो जब कुरुक्षेत्र में अपना एक अच्छा स्कूल चलाते थे और गौशाला चलाते थे, तो वहां पर जयप्रकाश जी के कारण आचार्य देवर जी साहब ने नेचुरोपैथी का केंद्र खोला। और मुझे बड़ी खुशी होती है, वो केवल केंद्र ही नहीं खोला, उस केंद्र को उन्होंने चलाया। मुझे याद है वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर बन के भी काम किए। जिस समय 2-4 महीने के लिए डॉक्टर नहीं था, तो उस समय वो डॉक्टर के रूप में भी आदरणीय आचार्य देवर जी ने काम किया। तो नेचुरल फार्मिंग का विषय हो, नेचुरोपैथी हो, योग हो, इन विषयों के लिए कोई विशेष रूप की डिग्री की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जब मैं नेचुरोपैथी, नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ, साइंटिफिक एंगल की बात करता हूँ, तो मुझे महात्मा गांधी याद आते हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के नेचुरोपैथी के कुछ विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। 30 साल पहले मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने भी नेचुरोपैथी के लिए नेचुरल आहार के बारे में, प्राकृतिक आहार के बारे में, यम नियम के बारे में, ये सभी जो बातें हैं उनके लिए काम किया। और उनका एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद रहता है। उन्होंने कहा था भारत स्वतंत्र होने के पहले, 18 नवंबर 45 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, भारत स्वतंत्र होने के बाद मेरे सामने एकमात्र कार्य रहेगा
वो निसर्गोपचार का ज्ञान और लाभ को घर घर तक पहुंचाना। ये उन्होंने संकल्प लिया था और उसी समय उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट पुणे में, और उसके ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा कि बड़े बड़े डिग्री की आवश्यकता नहीं है स्वास्थ्य की सेवा। स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, नॉलेज लेकर और नेचुरोपैथी की जानकारी भी देंगे तो देश के, हमारे समाज के हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और इसके लिए वहां पर एक यूनिवर्सिटी बने प्राकृतिक चिकित्सा की, और छोटे छोटे कोर्स, अभी यहाँ पर लगभग 30 लोग उपस्थित है, इसमें से 10 लोग 100% नेचुरोपैथी के डॉक्टर बन सकते हैं। ये मानना था गांधी जी का। नेचुरोपैथी की मिट्टी, पानी, धूप, हवा, नेचुरोपैथी का सिद्धांत क्या है? नेचुरोपैथी का सिद्धांत है सभी रोग एक है, सभी रोगों का इलाज एक है, सभी रोगों का कारण भी एक है। सिंपल, नेचुरोपैथी का सिद्धांत है। तो जब सभी रोगों का कारण एक है और उसका उपचार भी एक है, उसका उपचार नेचुरोपैथी है, नेचुरल डाइट है। और इतनी ये सिंपल, सरल ये चिकित्सा पद्धति देश में बढ़ना चाहिए, और इसके लिए कोई बहुत बड़े स्किल की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत बड़े साधन की भी आवश्यकता नहीं है, सरल बातें हैं सभी। और गांधी जी ने एक बार क्या बोला था, हरिजन पत्रिका में उन्होंने लिखा था प्राकृतिक चिकित्सक के बारे में, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, हम सुनते तो है, कई लोगों के भाषण या बातें बहुत अच्छी लगते हैं, लागू 5-10% करते हैं। जैसे पवन भाई साहब ने बताया कि हम प्रयास कर रहे, 10% तो कर रहे हैं और बाकी अभी करना है। नेचुरली ये ऐसा होता है, लेकिन ये सकारात्मक चीज कब लागू होता है, कब ये करते हैं? जैसा मैं आचार्य जी को मैंने देखा, 30 साल बाद मिला शायद, मतलब 25 साल बाद फिजिकली फेस टू फेस एक साथ बैठना, मुझे लगता है कि 25 साल बाद ही हुआ। तो उनसे मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। जो व्यक्ति इस पोस्ट पे आने के बाद भी इस विषय को लेकर अभी भी इतना गंभीर है और इसके लिए इतनी बड़ा विजन वो रखकर काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और उनको देख के लेगा ये व्यक्ति करेंगे, तो हमें इस कार्य को सपोर्ट करना चाहिए। तो हमने संकल्प लिया है कि नेचुरोपैथी के साथ साथ सूर्या फाउंडेशन में हमने प्राकृतिक खेती का एक विभाग सेपरेट खोला। उसको कौन चलाते हैं? जो किसान भी नहीं है, खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो व्यक्ति प्राकृतिक खेती का सूर्या फाउंडेशन के माध्यम से काम करता है। उनका नाम है गौतम जी। और गौतम जी, मुझे लगता है कि 6 महीने पहले, 1 साल पहले किसान शो एक यूट्यूब चैनल सूर्या फाउंडेशन का शुरू किया। आप सर्च कर सकते हैं किसान शो, और उसमें प्राकृतिक खेती के संबंधित और खेती पर आत्मनिर्भर व्यक्ति कैसा बने, ऐसे विषयों के ऊपर गौतम जी पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 2 साल के अंदर, सॉरी 1 साल भी नहीं हुआ, 2 करोड़ से भी ज्यादा उसके फॉलोअर बन गए। जो व्यक्ति किसान भी नहीं है, जो जिस व्यक्ति को नेचुरल फार्मिंग का नॉलेज भी नहीं था, केवल उनके संपर्क में रहते हुए ज्ञान अर्जित जो किया, उसके माध्यम से एक साधारण व्यक्ति इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। तो जब गौतम जी इतना बड़ा काम कर सकते हैं, हम सब तो इस विषय में नॉलेज रखते हैं, रुचि रखते हैं, हम
समाज को कुछ देना भी चाहते हैं। भाई हम आए हैं तो अपने परिवार के लिए तो हर व्यक्ति देखता है, लेकिन समाज को भी मुझे देने का मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानने वाले लोग हैं हम सब। तो आने वाले दिनों में प्राकृतिक खेती का उज्जवल भविष्य है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ये 30 साल इस क्षेत्र में काम करने के बाद ये भी ध्यान में आया कि व्यक्ति बीमार क्यों पड़ रहा है, हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक आहार लेने वाले व्यक्ति को भी कैंसर क्यों हो रहा है, डायबिटीज की राजधानी क्यों बन रही भारत, और विभिन्न प्रकार के बीमारी आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें एक सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक का, कैंसर का, डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, ये खान-पान, रहन-सहन और जो भी हम प्राकृतिक बोलकर खा रहे हैं, वो धीरे-धीरे हमारे शरीर में एक प्रकार का जहर, टॉक्सिक मैटर, केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है, जिसका पता ही नहीं चल रहा है। मेरे रिलेटिव फूफा जी का बेटा इतना सात्विक, इतना आध्यात्मिक, कभी उसने चाय तक नहीं पिया जीवन में, और उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, ब्लड कैंसर, और 3 महीने के अंदर सभी कार्यक्रम खत्म हुआ। तो मैंने सोचा ये व्यक्ति तो कभी चाय भी नहीं, सुपारी भी नहीं, और उनकी जीवन शैली दूसरे को इंस्पायर करने वाली थी। ऐसे कई उदाहरण आपके पास भी है, लेकिन बहुत क्लोजली मैंने देखा ऐसे कई उदाहरण है। तो हम इसी विषय के ऊपर काम करने के लिए एकत्रित हुए, आपके साथ भी इसीलिए बात कर रहे हैं। आप तो मुझसे या हमारे संगठन से भी अच्छे-अच्छे संगठन में काम करने वाले लोग, पतंजलि योगपीठ वाले भी है, योग समिति वाले हैं, या अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले विशिष्ट लोगजन हम बैठे हैं। तो मुझे आज ये महात्मा गांधी की चिकित्सा के बारे में एक बात ध्यान आ रही है। गांधी जी कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा करने वाला व्यक्ति मरीज को इलाज बेचता नहीं है। गांधी जी कहते हैं, नेचुरोपैथी या नेचुरल फार्मिंग करने वाला व्यक्ति मरीज को इलाज बेचता नहीं है, वो उसे घर पर जीवन भर सही तरीके से जीने के बारे में सिखाता है। नेचुरोपैथी का डॉक्टर, जिससे वो सिर्फ ठीक नहीं होता, बल्कि भविष्य में भी बीमार पड़ने से अपने आप को बचाता है। सामान्य डॉक्टर या वैद्य अधिकतर बीमारी का अध्ययन करने में विश्वास रखते हैं, जबकि प्राकृतिक चिकित्सक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देता है। असली काम तब शुरू हो जाता है जब डॉक्टर का काम समाप्त हो जाता है, तभी प्राकृतिक चिकित्सक का काम शुरू हो जाता है। ये स्टेटमेंट, ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, और ये अनुभव गांधी जी ने उस समय किया, और गांधी जी ने बहुत बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट किया नेचुरोपैथी के ऊपर। मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता है। विपरीत परिस्थिति में, गंभीर बीमारी में भी वो स्वयं के ऊपर भी प्रयोग करते थे नेचुरोपैथी का, और उनके साथ रहने वाले उस समय के बड़े-बड़े सभी के ऊपर वो प्रयोग करते थे। और मुझे बड़ी खुशी है, जहां पर गांधी जी ने ये सपना देखा, ये ट्रस्ट बनाया 18 नवंबर को, तो ये बात हमने सरकार तक पहुंचाए और कई सालों तक आग्रह किए। हम 2001 से नेचुरोपैथी डे अपने मन से 2 अक्टूबर को मनाते थे। तो 2017 में मोदी सरकार ने 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे की घोषणा किया। यानी जिस तारीख को गांधी जी ने ट्रस्ट बना के उनके जो ऑब्जेक्टिव थे, उसी दिन को याद रखने के लिए इन्होंने नेचुरोपैथी डे घोषित किया।
और गांधी जी की इच्छा थी कि वहां पर नेचुरोपैथी का एक यूनिवर्सिटी बने और 25 एकड़ जमीन में 300 करोड़ का एक बहुत बड़ा निसर्ग ग्राम परिसर पुणे में, जहां पर महात्मा गांधी ने सपना देखा था, वहां पर भी बना है। डॉक्टर संतोष चौहान जी वहां पर ही मुझे मिले थे। हमारा संपर्क और संवाद उसी जगह पर 18 तारीख को हुआ था। तो हमें इसी विषय पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इस दिशा में काम करने वाले जितने भी संगठन हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, उनको एकत्रित करना और चिंतन मंथन करना और इस विषय को आगे लेकर जाना और इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते रहना। और मैं जब अभी मोदी जी ने 2 बहुत बड़े काम उन्होंने किया है इस दिशा में। एक जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आपने WHO का नाम तो सुना है। पूरे विश्व में कोई आपदा आती है स्वास्थ्य के बारे में, कोविड के समय WHO गाइडलाइन जारी करता था। तो ऐसी गाइडलाइन हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति वाली करेंगे तो WHO के टक्कर में भारत सरकार ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एक बहुत बड़ी संस्था WHO के बराबर बनाई है और WHO के सेक्रेटरी जनरल के हाथ से उसका उद्घाटन करवाया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की खूबी है। बहुत मैनेजमेंट तरीका उनका बहुत अच्छा है। जो WHO एलोपैथी का मार्गदर्शन विश्व को करता है, उसी के हाथ से पारंपरिक चिकित्सा का विश्व का केंद्र का उद्घाटन उससे करवाया और वहां पर अलग अलग देशों में जो पारंपरिक चिकित्सा होती है, चाइनीज ट्रीटमेंट, चाइनीज थेरेपी का नाम आपने सुना होगा, अलग अलग प्रांतों में अभी भी उसके वातावरण, उसके अनुसार वहां की लोकल चिकित्सा होती है। जैसा मैं भारतीय चिकित्सा पद्धति, योग, नेचुरोपैथी को बोल रहा हूं, ऐसा अलग अलग कंट्री में अलग अलग उनकी चिकित्सा होती है एलोपैथी के अलावा। तो देश के 140 चिकित्सा पद्धति इस कंट्री में जो लोकल पारंपरिक चिकित्सा होती है उसका अनुसंधान, उसके बारे में इनोवेशन, रिसर्च इस केंद्र में जामनगर में होगा। तो उसके साथ साथ मुझे अभी अभी पता चला 4 महीने पहले कि मोदी जी ने नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी बनाया। ये भी विश्व का अनोखा पहला एकमात्र प्राकृतिक खेती के ऊपर, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर यूनिवर्सिटी बनी है। तो हमारे जैसे ही संपर्क हुआ, हम उनके पास गए तो पता चला कि इसके पीछे तो आदरणीय आचार्य देवर जी भी है, उन्हीं के कारण ये बना है। और हमने संकल्प लिया कि हमें इनके साथ मिलके कोई कार्यक्रम करना है। और वहां पर तो केवल बिल्डिंग है और नए नए स्टाफ वहां पर है, तो हमें लगा इससे काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर कुछ विशेष करना चाहिए। जिसके कारण ये नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी, जिसने मुझे ये बात बताई, जैसा संतोष जी जैसे व्यक्ति ने, सर ये नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी बनी है, मैं बोला यार ऐसी कोई चीज देश में है नहीं, नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी नाम का कोई चीज देश में अभी बनी नहीं। तो आप जहां गए हो वहां के बोर्ड का फोटो खींच के मुझे भेजो। उन्होंने बोर्ड का फोटो खींच के भेजा तो वो सच में था। तो हमने उसी दिन संकल्प लिया जिस दिन उसने फोटो भेजा, अरे यार इस यूनिवर्सिटी में फिर नेचुरोपैथी और नेचुरल फार्मिंग का कुछ करना है। और बाद में हमें पता चला कि आदरणीय आचार्य देवर जी के इनिशिएटिव से ये सभी बना है। तो ये संयोग ऐसा जम के आया है, जिनके साथ हमारा परिचय है, जिनके साथ हमने काम किया है, जिनके मार्गदर्शन में काम किया है, जिनके प्रेरणा से सूर्या फाउंडेशन के जयप्रकाश अग्रवाल जी ने नेचुरल फार्मिंग का एक विभाग बना के काम कर रहे हैं, जिसने 1 साल के अंदर
2 करोड़ फॉलोअर का इतना बड़ा काम जो हो रहा है, प्रयास अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो वहां पर दिसंबर 20 और 21 तारीख को हालोल, यानी ये पंचमल डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, पंचमल डिस्ट्रिक्ट में ये हालोल जो तालुका है या मंडल है, और वडोदरा से केवल 35 किलोमीटर दूरी पर है, यानी वडोदरा से वो पास पड़ता है और वडोदरा ही मेन स्टेशन है। तो प्रकृति के बीच में एक शक्तिपीठ है बहुत बड़ी, और वहां पर कई हेरिटेज प्लेसेस है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 80 किलोमीटर पे है, और प्रकृति के बीच में है, जैसा लोनावाला खंडाला हम देखते हैं उस प्रकार की प्रकृति वहां पर है, नेचर है। उसके बीचों बीच में ये कैंपस है, और वहां पर नए नए एक्सपेरिमेंट प्राकृतिक खेती के बारे में और पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च, ये सभी प्राकृतिक खेती के बारे में होता है। और आदरणीय डॉक्टर लिम्बाडिया जी या टिम्बाडिया जी वहां के वाइस चांसलर है, और वहां की पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी है। तो उनके साथ मिलकर हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरोपैथी एंड नेचुरल फार्मिंग, योग मेडिटेशन के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 21 तारीख को ऐसा वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी है। इस उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम हो रहा है, और मैं आपको आमंत्रित करने के लिए ये आज मैं बात कर रहा हूं। और उस प्रोग्राम में नेचुरोपैथी के भी एक्सपर्ट्स आएंगे, नेचुरल फार्मिंग में जो विशेष काम कर रहे हैं वो भी आएंगे। हम ये भी सोच रहे कि प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में जो विशेष काम किए हैं, ऐसे लोगों को अवार्ड भी देकर सम्मानित किया जाए। और ये 2 दिन का प्रोग्राम है, और वहां पर स्टॉल भी, प्राकृतिक खेती के संबंधित, उत्पाद के संबंधित स्टॉल्स भी रहेंगे, एग्जीबिशन भी रहेगा, और अनुसंधान करने वाले पीजी के पीएचडी के स्टूडेंट अपने रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो ये एक इस प्रकार का एक प्रोग्राम आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से, गुजरात स्टेट योग बोर्ड के सहयोग से, और वहां पर गुजरात के 2-3 इंस्टीट्यूट है, दर्शन यूनिवर्सिटी, और एक मोरारजी देसाई नेचुरोपैथी बीएनवाई डिग्री कॉलेज है, और योग निकेतन एक संस्था है, और पारुल यूनिवर्सिटी है। ऐसे हम इस बहाने सभी को जोड़कर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसकी विशेष बात यह है कि आचार्य देवर जी, मुझे लगता है कि पूरा दिन वो हमारे साथ रहेंगे। वहां पर वो राज्यपाल भूल जाएंगे, वो एक प्राकृतिक खेती के कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। ये भावना, ये सोच मेरी है। इसी भाव के साथ हमारे बीच आदरणीय आचार्य देवर जी वहां पर रहेंगे। हो सकता है 2 दिन भी वो रुकेंगे वहां पर ही, और इस विषय में हम सबको मिलकर बड़ा अभियान करने की आवश्यकता है। अब जब तक इसको अभियान का रूप नहीं देंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, और इसके लिए कुछ लोगों को त्याग भी करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने प्राइवेट लाइफ के साथ। और इस चीज को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबको आगे आना पड़ेगा, और इसमें जो अच्छे काम करते हैं उनको प्रोत्साहित भी करने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। वहां पर हमने शुल्क 800 रुपये रखा है। तो रहने खाने पीने की व्यवस्था, और सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, किट भी मिलेगा। और जो स्टॉल रखना चाहते हैं उनके लिए एक सहयोग राशि 10,000 का हमने रखे हैं। तो उस 10,000 में 2 लोग उनके स्टॉल के साथ रुक सकते हैं। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, और स्टॉल उनको देंगे जिसके अंदर एक टेबल, कुर्सियां, इलेक्ट्रिकल पॉइंट वगैरह रहेगा। यानी नो लॉस नो प्रॉफिट बेस के ऊपर ये करने का प्रयास हम कर रहे, और लोगों के सहयोग से कर रहे। ये कार्यक्रम सफल होगा तो मुझे पूरा विश्वास है। मैंने अभी आचार्य देवर साहब से कोई बात नहीं किया, लेकिन मैं बिना उनको बात किए बोल सकता हूं कि हर साल
महाराष्ट्र के राजभवन में और गुजरात के राजभवन में हम 2-3 प्राकृतिक खेती के बारे में सेमिनार रख सकते हैं। उनके सहयोग से देश में अलग अलग अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। और मैं आपको आमंत्रित करने के लिए ये बात कर रहा हूं और आपके साथ में जुड़ा हूं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं डॉक्टर संतोष चौहान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। देखो, ये कमाल संपर्क और संवाद का ही है। मेरा संतोष जी का कोई परिचय नहीं था, उनको कभी देखा नहीं था, उनका नाम नहीं सुना था, लेकिन 2 मिनट की हमारा परिचय और हमारे प्रताप राव जाधव आयुष मंत्री जी के साथ इनके स्टॉल, मुझे अच्छा लगा इनका स्टॉल, तो मैं मंत्री जी को लेके गया और इन्होंने जैसा एक्सप्लेन किया किस प्रकार का काम वो करते हैं, तो वो देखते हुए मुझे अच्छा लगा, परिचय हुआ उनके साथ। संपर्क के कारण आज मैं इतने लोगों के साथ जुड़ गया। इतने अच्छे नॉलेज रखने वाले, इतने अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ मुझे जुड़ने का मौका संतोष जी के कारण मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी हम प्रयास कर रहे हैं, जैसा महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से वहां की लोकल सरकार इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सहयोग करे। जैसा रिसर्च सेंटर वगैरह कुछ है तो वहां पर वो उनको भेजने की व्यवस्था करे किसान लोगों को। नेचुरोपैथिक एक डॉक्टर है, वो तो 800 रुपए दे के आएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो किसान लोग हैं तो उनके लिए अलग अलग स्टेट के लोग आएंगे तो वो हेल्प करे। तो मैंने तुरंत वहां के डायरेक्टर, महाराष्ट्र के जो इस क्षेत्र के डायरेक्टर है, उनको पत्र भी लिखा, मेरी बात भी हो गई है और मुझे उनको बात करके लगा तो वो बिल्कुल सहयोग कर सकते हैं, करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ऐसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आपके परिचित राजस्थान, अलग अलग स्टेट में जो जो परिचित है, संतोष जी आज ये व्हाट्सएप में लिंक के साथ भेज देंगे। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से भी होता है, तो आप उसके माध्यम से एटलीस्ट इसकी जानकारी तो दो। अगर नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, ये ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, उसकी जानकारी दीजिए। क्या पता कोई व्यक्ति आ जाए, क्या पता इस कार्यक्रम देख के उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए, क्या पता प्राकृतिक खेती के लिए वो काम करे, नेचुरोपैथी का पालन करे, योग का शिक्षक बने, ऐसे कई एक्टिविटी वो उसमें जुड़ सकता है। तो आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये विषय को आप अपने अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप, अपने मित्रों को, परिवारों को ये इस कॉन्फ्रेंस दिसंबर 20-21 का भेजिए। इतने कहते हुए मुझे आप सभी ने मौका दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो सब चीजें यहाँ पे रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि योगाहार कार्यक्रम के साथ में एक नई कड़ी यहाँ पर जुड़ी है और भविष्य में जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर जुड़े, इनके माध्यम से हम लोग अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं अच्छा काम जरूर करेंगे। अभी जिनके जिनके हैंड रेस है, जैसा हमारे आदरणीय रमेश जी मेहरा, जिन्हें हम प्यार से दादू कहते हैं, दादू आप आपका सवाल, आपके विचार रखिए। आदरणीय दादू। या डॉक्टर किशोर जी दुबे। धन्यवाद सर। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा विचार रखा गया। उसमें सर ने जो कहा है ये अभियान बनाना चाहिए और ये दुनिया में क्यों नहीं फैल रहा, तो इसका हम कई बार चिंतन किए और चिंतन करके 2-4 बिंदु जो आते, वो सिर्फ समय को देखते मैं बोलना चाहता हूँ। सर, आप आयुष मंत्रालय के समीप हो और जो गवर्नमेंट लेवल पे इमीडिएट काम हो सकता है, कुछ उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वो 2 काम है। एक तो कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाता, आज भी वो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर का ही मांगते हैं। क्यों ना भाई बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस जो भी है, अगर आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया है
तो ये सर्टिफिकेट कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए या जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पे क्यों नहीं दिया जाता, ये निश्चित रूप से एक किया जा सकता है। दूसरा है मेडिकल रीएम्बर्समेंट। मेडिकल रीएम्बर्समेंट कई जगह पे जो मिलती है, सिर्फ एमबीबीएस या एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं के अस्पतालों द्वारा मेडिकल रीएम्बर्समेंट मिलती है। प्राइवेट जो बीएचएमएस बीयूएमएस है जो भी होते हैं उनको मेडिकल रिएम्बर्समेंट उतने पैमाने में नहीं मिलती, अपवाद छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं मिलती। ये दो डिसीजन यदि गवर्नमेंट इमीडिएटली ले लेवे तो निश्चित रूप से बाकी के जो पैथीज है वो बाकी के पैथीज का दर्जा बढ़ेगा। ये दो चीजें इमीडिएट जो हो सकती है। बाकी जो चीजें फैलाने के लिए इस अभियान को, तो उसमें 2-3 बिंदु है। पहला तो बिंदु है कि फार्माकोलॉजी का जो प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके द्वारा जो मेडिसिन टेस्ट की जाती है सिर्फ एलोपैथिक के लिए की जाती है। बीएचएमएस के लिए अलग से उनको कोर्स करना पड़ता है। आयुर्वेद के लिए 1-2 चैप्टर सिर्फ उसमें डाल दिए हैं। अगर फार्माकोलॉजी मेडिसिन टेस्ट करने की पैथी है तो निश्चित रूप से इसका फार्माकोलॉजी का समावेश जो है वो सभी जो बीएचएमएस बीयूएमएस जो भी है बीएमएस ये सभी कोर्सेस में होना चाहिए। यह भी अगर होता है, क्योंकि आजकल सर विज्ञान का युग है और लोग चाहते हैं कि भाई डेटा हो, कितने इसमें पेशेंट पे किया गया है, कितने इसमें क्या है, क्या इफेक्टिविटी है, इसका जो जनरेशन होना चाहिए ये जनरेशन होता नहीं है, तो ये इसमें किया जाएगा। और अंत में एक बिंदु कि इंटीग्रेटेड मेडिकल हेल्थ इस तरह के यदि जब तक नहीं बनेगा तब तक बीएचएमएस वाले बोलेंगे होम्योपैथी बेस्ड है, दूसरा बोलेंगे आयुर्वेदिक बेस्ड है, तीसरा बोलेंगे एलोपैथी बेस्ड है। इंटीग्रेटेड मेडिकल हेल्थ जिसको बोलते हैं कि भाई जो नॉर्मल चीजें हैं, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं आमतौर पर होती है, उसके लिए क्यों ना भाई इस तरह के किया जाए कि हाँ अगर आपको खांसी हो गई है तो इसमें एलोपैथी की ये मेडिसिन है, आयुर्वेद की ये मेडिसिन है, होम्योपैथी की ये मेडिसिन है। इस तरह का कंपाइलेशन पब्लिक के लिए अगर किया जाए तो ही वो सब फैलेगा। वरना कोई भी मेडिकल शॉप में जाता है, खांसी हो गई है, क्या दवा है, तो वो जाता है एलोपैथिक के शॉप में ही जाता है, और जगह पे जाता नहीं है। तो इस तरह के कुछ बिंदु अगर करे तो ही ये बाकी जो पैथी है वो पैथी बहुत तेजी से बढ़ेगी और फैलेगी। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय हरेंद्र कुमार जी। सदन को नमन। मेरा ये कहना है कि मुख्य सचिव जी ने काफी बताया है जो उन्होंने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जैसे मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ तो इधर मेरा सुझाव है कि ये ग्राउंड लेवल पर भी काम हो, हर जिले में एक ऐसा सेंटर बने जहां हम इसका बेसिकली हमारे जितने भी प्रॉब्लम ये अवेयरनेस की कमी के कारण है। तो जो छोटे छोटे गांव है या एक जिला को एक मॉडल बनाकर अगर कुछ उस तरह का प्रयास हो रहा है तो हम जुड़ना चाहेंगे, या नहीं हो रहा है तो जरूर हम लोगों को गांव में प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक खेती के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम और फिर एक एक गांव को मॉडल बना के हम लोग करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। आदरणीय दादू। जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर, हम योगाहार से तब से जुड़े हैं जब से कि योगाहार शुरू हुआ है, और जैसा कि आदरणीय पवन सर ने बताया कि यहाँ पर कृषि के संबंध में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपने अपने विचार यहाँ व्यक्त किए हैं। कम से कम 14 ऐसी विशेषज्ञ लोग आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग तरह के जो है खेती में काम किया। जैसे चिंतला वेंका रेड्डी है, किसी ने हाईटेक पे काम किया है, किसी ने फोर लेयर पे काम किया है, ताराचंद बेल जी ने अलग काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये इस बात पर बहुत चर्चा हुई है कि इन सब की पैथी को कहीं एकत्रित कर इनके ऊपर कहीं कोई निर्णय, मतलब ऐसा जो वो कह रहे हैं उसको मानते हुए, और यदि कहीं पर किसी भी विद्यालय में, जैसे अब ये तो नेचुरोपैथी का विद्यालय बन ही गया है, तो इन जो अलग अलग पैथी देश में चल रही है, कहीं पर गहरी पंजाब में गहरी जुताई पे काम हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, इन सबको एक करके कहीं प्रयोग किया जाए और किसानों को बताया जाए निश्चित रूप से। और दूसरी बात सर, जो छोटे मतलब कम समय में प्रशिक्षण दे करके उनको कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाए, प्रशिक्षण का समय कम हो, राशि कम हो, तो निश्चित रूप से लोग प्रशिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे हम आदरणीय संतोष सर के पास पहुंचे, बहुत सारे योगाहार के साथ ही गए,
दो दिन में उन्होंने प्रशिक्षण लिया, आकर के अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे ही सर छोटे रूप में कम समय के लिए कम खर्च में यदि इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जियो। आदरणीय तुलाराम जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, सदन को प्रणाम। मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी आज प्राकृतिक खेती के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उन्होंने एक चैनल के बारे में बताया, शायद यूट्यूब चैनल है वो, किसान शो। क्या ये एक सही नाम है? थोड़ा सा कंफर्मेशन कर दें प्लीज। थैंक यू। ठीक है सर, जी, आपको हो गया। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डालेंगे। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू। अभी जितने भी लोगों ने जो प्रश्न किया उस सभी के उत्तर मेरे पास है, और बहुत अच्छे उत्तर मेरे पास है जो आपको भी इंस्पायर कर सकते हैं। पहले व्यक्ति ने बोला कि रीएम्बर्समेंट होना चाहिए, और किसी ने बोला कि छोटे छोटे कोर्स होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिले। हम एमबीबीएस जैसा 6 साल 8 साल करोड़ों रुपए दे के कोर्स नहीं कर सकते, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। और पता नहीं ये जितने भी प्रश्न थे उन सभी के उत्तर है, क्योंकि मैं 30 साल से नेचुरोपैथी के लिए भी 30 साल पहले देश में केवल 4 कॉलेज थे, और 20 साल पूर्व या 25 साल 30 साल पूर्व केवल डिप्लोमा ही कोर्स चलते थे नेचुरोपैथी के। विट्ठलदास मोदी हो या आंध्र प्रदेश के कृष्णम राजू हो, ये जितने भी देश में नेचुरोपैथी का काम था ये शुरुआत में ऐसे ही था, और इसके लिए बजट नाम मात्र के लिए था। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक छोटा सा हिस्सा था, वहां पर एक अधिकारी टोटल नेचुरोपैथी योग आयुर्वेद के लिए काम देखता था। तो आज मैं देखता हूं कि 3000 करोड़ का बजट है। आज देश में नेचुरोपैथी के भी 100 से ज्यादा कॉलेज बने हैं, और एक ही भारत सरकार का कॉलेज एक भी नहीं था आज के डेट में। तो एकमात्र कॉलेज भारत सरकार का बना है पुणे में 300 करोड़ का, और कई जगह पर रिसर्च और अनुसंधान कुछ नहीं होता था। किसी ने बोला रिसर्च के बारे में भी, और रिसर्च के लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरोपैथी है, और छोटे छोटे कोर्स के लिए योग में योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है, और नेचुरोपैथी में नेचुरोपैथी रजिस्ट्रेशन बोर्ड बना है। और रीएम्बर्समेंट नेचुरोपैथी के साथ साथ ये आयुर्वेद के लिए भी शुरू हुआ है, इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन बड़ा एक मुद्दा है, आयुष्मान भारत में जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, सबसे अधिक पैसा खर्च होता है, जो हर गरीब व्यक्ति को उपचार होता है, उसमें आयुष चिकित्सा को जोड़ना चाहिए। तो उसके लिए प्रयास चल रहा है, उसके लिए कमिटमेंट कई बार हुआ है। इन सभी को जीरो रहते हुए मैंने काम शुरू किया था, आज ये सभी काम होते हुए मैं देख रहा हूं। नेचुरोपैथी डे नहीं था, नेचुरोपैथी डे की घोषणा हो गई। ये सभी मेरे सामने मेरे उपस्थिति में मतलब उस सफलता में मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान है। जिस व्यक्ति को इसका नॉलेज नहीं था वो व्यक्ति इन्वॉल्व होके ये काम सभी किया है। तो मुझे लगता है कि जो नेचुरल फार्मिंग, मेरे दिमाग में भी यही आ रहा है कि नेचुरल फार्मिंग का भी कुछ सर्टिफिकेशन भारत सरकार के तरफ से होना चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर वो नेचुरल फार्मिंग कुछ गाजियाबाद में सेंटर है, या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में कोई भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये होना चाहिए, और इसके लिए हमें केवल प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये कुछ भी प्रयास हम करेंगे तो सफलता तो मिलेगी, ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी बात अलग है। लेकिन मुझे तो अभी लगता है कि ये प्राकृतिक खेती के संदर्भ में हम संगठित होकर काम करेंगे तो ये धीरे 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 काम बढ़ेगा। और जैसा मुझे याद है पहले नेचुरोपैथी का हम काम करते थे तो 10,000 रुपए देते थे, और जो भी कैंप नेचुरोपैथी हॉस्पिटल वाला करेगा उसको 10,000 रुपए दिया करते थे। हमने स्टार्ट करवाए, और जो नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल खोले हैं उसके लिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख का अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की।
तो ऐसे ही नेचुरल फार्मिंग के लिए छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्स और उसके लिए सेमिनार वगैरह करने के लिए भी मंत्रालय से सहयोग मिले तो ये काम बढ़ेगा। अवेयरनेस कैंप करने के लिए जैसा नेचुरोपैथी कैंप के लिए पैसे मिलते थे, ज्यादा नहीं, 10, 20, 25 हजार ऐसे मिलेगा, तो भारत देश भर में होगा तो उसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। तो ये कॉन्फ्रेंस जो होगा उसमें ये सभी रेजुलेशन बनाकर हम प्रधानमंत्री को भी भेजे, हम गुजरात स्टेट को भी भेजे, तो इसके ऊपर कुछ बड़ा मतलब एक रिजल्ट आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। जी बहुत ओम, अच्छी एक बात सर। प्रश्न और है सर जी, हाँ कि दादा। यदि हम लोग योगाहार का ग्रुप वहां आता है तो मान लो 10-15 लोग आते हैं तो इनकी व्यवस्था कैसी होगी जी ओम? उनको रुकने के लिए व्यवस्था हमारे तरफ से है, रूम भी है कुछ और डॉर्मेट्री है। ये एक हॉल में, वहां पर एक आश्रम है, वहां पर रुकने की व्यवस्था है। 50 लोग एक साथ रुकेंगे, उनके लिए कॉट है, बेड है, सभी व्यवस्था है। उतने 50 लोगों को ये एक हॉल में लगभग 20 बाथरूम, 20 टॉयलेट है, तो ऐसा सिंपल व्यवस्था है। और यूनिवर्सिटी कैंपस में भी 300 लोगों को रुकने की व्यवस्था है। तो वो 800 रुपए में सभी व्यवस्था हम ऑर्गेनाइजर के तरफ से हम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी करेगी। और सर भोजन की व्यवस्था? अरे वो तो रहेगी भाई साहब। नहीं सर, वो तो क्लियर हो सब। भोजन भी जी मिलेगा, बैग भी मिलेगा। बैग में कई लोग प्राकृतिक खेती का कुछ प्रोडक्ट भी गिफ्ट में देंगे, वो भी रखेंगे। बुकलेट भी देंगे, स्मारिका बनेगी, आर्टिकल। अच्छा, ये एक दो विशेष बात, अभी मुझे पता नहीं कितने लोग इस विषय में ज्यादा एक्सपर्ट है, जैसा संतोष जी, मुझे लगता है कि आप भी एक आर्टिकल लिख के दे सकते हैं। तो ऐसा जो जो प्राकृतिक खेती के ऊपर अपने प्रयोग है वो सभी आप दे सकते हैं, स्मारिका के लिए आर्टिकल भी दे सकते हैं। संतोष जी, जो हमारा 16 पेज का बुकलेट बना है वो अंग्रेजी में है, तो वो भी भेज देंगे तो 80% लोगों को तो आ ही जाएगा समझ में। तो वो गाइडलाइन प्लीज भेज देना, और कुछ आर्टिकल भी आप इकट्ठा कर लेना। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ आर्टिकल एकत्रित हुए हैं, स्मारिका भी मिलेगी, लगभग 100-200 पेज की स्मारिका बुक भी वहां पर पब्लिश करेंगे। तो जी आपका सर। स्वागत है जी, आप आइए और दूसरे लोगों को भी आप बताइए, ज्यादा ठीक रहेगा। जी ओम। ना दादू, मुझे ऐसा लगता है कि एक मिनी योगार वहाँ पे हो सकता है। तो जी मान लो जितने भी लोग वहाँ पे आ सकते हैं, हम लोग जुड़े, और विशेष रूप से मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। और जी मुझे ऐसा लगता है कि मान लो 10-15 नहीं, हम लोग 5-7 लोग भी वहाँ पहुंचे तो हमारा एक मिनी योगार का कार्यक्रम भी हो जाएगा। जी जी जी। नहीं सर, 10-15 लोग नहीं, ज्यादा लोग आएंगे। जब योगाहार का हो रहा था तो फिर तो हम चाहेंगे कि 50 लोग से ऊपर आए और ठीक है। अलग अलग तारीख प्रांत कब से की है? आए। तारीख शादी आदि देखना पड़ेगा, बस यही है। 19 को है तारीख सर। 20 को, 20 और 21 को है। 20 को उद्घाटन रहेगा, उद्घाटन सत्र पहले रहेगा, लेकिन आप 19 तारीख को शाम को भी आ सकते हैं। जी जी सर, जी सर। वो 19 तारीख को रात में प्रदीप रुकने की व्यवस्था रहेगी, 20 तारीख को रहेगी, और 21 तारीख को रिटर्न। और बाई चांस कोई योगार वाले लोग रुककर कोई वहां टूरिस्ट प्लेस देखना चाहते हैं तो आपको 21 तारीख को भी शाम को रुकने की व्यवस्था करेंगे। जी 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 जी। प्रदीप राज जी वर्मा, एक ओम, आखिरी। सदन को हाँ। सादर प्रणाम। और आज के मुख्य वक्ता जी ने जो बातें बताई बहुत अनुकरणीय है। मेरा एक बात थी, मैं बोलना चाह रहा था कि देश में कई जनजाति हैं जो हमेशा स्वस्थ रहती हैं और उनका खेती का तरीका भी बहुत विभिन्न है। तो हमें उस विषय पे क्या कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस विषय पे काम हो जाए तो प्राकृतिक खेती को एक नया आयाम मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा मुख्य अतिथि से अनुरोध रहेगा कि उस विषय पे कुछ काम यदि वो करा सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। देखो, इसके बारे में डॉक्टर हितेश जानी जी है, जामनगर यूनिवर्सिटी से वो रिटायर्ड हुए हैं। वो रिटायर्ड होने के बाद उल्टा इतना एक्टिव हो गए, जो आपने भी प्रश्न रखा, जनजातीय कम्युनिटी में, जैसा आप बिहार में जाएंगे
वहां की जनजाति की एक चिकित्सा अलग है, अलग अलग प्रांतों में। केरल में कुछ एरिया में, गुजरात में कुछ मुस्लिम परिवार के लोग हैं, वो हड्डी जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही एक काम वो कर रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर हितेश जाने भी उपस्थित रहेंगे, वो भी एक वक्ता के रूप में वहां पर रहेंगे। सर ये तो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बात हो गई, किंतु प्राकृतिक खेती भी उन लोगों की बहुत विशेष होती है, उसके विषय में भी यदि कुछ सोचा जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। धन्यवाद। वही आपसे सभी से बात करने के बाद मुझे नई बात अभी सामने ये आई पवन जी, कि मुझे ऐसा लग रहा है इसका रेजुलेशन, भाई इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ और इसका रेजुलेशन भारत सरकार को हम दे, ये एक काम कर सकते हैं। आपके साथ ये आज मीटिंग करके एक विचार मेरे दिमाग में आ गया, और एक कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट भी आएगा, जरूर इम्पैक्ट आएगा। मैंने ये सभी होते हुए देखा है। जब हम उस समय बोलते थे कि भाई स्वास्थ्य बजट का 10% नेचुरोपैथी योग आयुर्वेद को मिलना चाहिए, ये हम 30 साल पहले बात करते थे, तो लोग हंसते थे, एक्सपर्ट लोग, ये कैसा होगा। नेचुरोपैथी डे घोषित होना चाहिए तो लोग हंसते थे, इनको इसको मानते नहीं थे, इसको चिकित्सा पद्धति मानते नहीं थे। तो जो इम्पॉसिबल भी था वो होते हुए मैं खुद देखा हूं और देख रहा हूं। तो अभी तो और भी बहुत कुछ चांस है ये सभी करने के लिए। तो आइए, और आपका इस ग्रुप में मैं संतोष जी को रिक्वेस्ट करूंगा, किसी के भी सुझाव रहेंगे तो प्लीज मुझे आप भेज देना, और ये सभी जानकारी आज ही ये भेज देंगे पवन जी के माध्यम से अपने अपने ग्रुप में। और पहले कौन आ रहे तो उसकी भी जानकारी ग्रुप में डालना। जैसा मैं जा रहा हूं, तो पवन जी जा रहे ये बोलते ही 4 और नए लोग जो जाने वाले ने वो भी तैयार हो सकते हैं। तो ऐसे जो भी हो रहा है तो आप ग्रुप में, अपने ग्रुप में डालेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमने टारगेट रखा है 600 टू 700 मैक्सिमम, क्योंकि वो कैंपस नया है और वहां की स्टाफ भी नई है। वाइस चांसलर से लेकर रजिस्ट्रार सब लोग नए हैं, यानी 1.5 साल 2 साल ही हो गया लगता है, मुझे लगता है। अभी उस बिल्डिंग का उद्घाटन भी नरेंद्र भाई मोदी जी करने वाले हैं। तो 600 का ही है, तो हमारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बंद भी करना पड़ सकता है हमें, क्योंकि वहां पर 600 लोगों के लिए व्यवस्था है। लेकिन इसके मैसेज और इम्पैक्ट बहुत बड़ा जाएगा ऐसा मुझे लगता है। तो आपको भी कुछ सुझाव लगता है तो ये ब्रोशर संतोष जी अभी भेजेंगे ग्रुप में, उसको आप पढ़ लेना, पढ़ के अब मुझे भी संपर्क आप कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आखिर में आदरणीय पवन सर को अपने विचार रखने को कहता हूँ और हम लोग हमारा समारोप करेंगे। धन्यवाद पवन जी। जी डॉक्टर चौहान, धन्यवाद आपका बहुत। आज आपने अनंत जी को यहाँ पर बुलाया, और वाकई में ये जो कार्य है, इस सब चीज को इंटीग्रेट करने का, इसकी जो संभावनाएं हैं वाकई में अनंत ही है। क्योंकि हम जब इस चीज को समग्र रूप से देखते हैं और उसके ऊपर अपने कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी नई चीजों को, नए तरीके से हम चीजों को समझने का और उस पर कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है, और आपको अग्रिम में शुभकामनाएं। जैसा कि रमेश चंद्र मेहरा जी ने बताया कि योगाहर के जो निकटवर्ती लोग हैं वहाँ के आसपास वेन्यू के, वो लोग जरूर आएंगे, और जरूर वहाँ पर जाके एक मिनी योगाहार के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और अगर योगाहार के कुछ सदस्यों को अपने अनुभव बांटने का अवसर मिलता है, मुझे मालूम नहीं उसका कॉन्फ्रेंस का प्रारूप क्या है, लेकिन अगर उसमें सब ग्रुप्स बनते हैं तो उसमें भी योगाहार के कुछ सदस्य अपने अनुभव बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे सबको अपनी बात कहने का और आगे बढ़ने के लिए, बाकी जो लोग और आ रहे हैं उनको भी उनके अनुभव का थोड़ा सा लाभ मिल पाएगा, ऐसा मेरा निवेदन होगा अगर संभव हुआ तो। जी। इसके इसके अलावा आपने बात कही थी कि हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर इस कार्यक्रम की का एक इम्पैक्ट के रूप में हम कुछ
करें और इसकी चीज़ों को आगे तक पहुँचाएँ। तो आपकी जानकारी के लिए अभी नर्मदापुरम में जब पहली बार हमारा योगाहार के सदस्यों का आपस में पहली बार मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पर नर्मदापुरम का डिक्लेरेशन इन्होंने शपथ के रूप में सब लोगों ने साथ पढ़ा था, विशेषकर नर्मदापुरम के जो हमारे साथी हैं। और सामूहिक रूप से उन्होंने शपथ ली थी कि हम ये चीज़ें करेंगे, ऐसा करेंगे। एक 10 पॉइंट का चार्टर बना हुआ था। मैं उस चार्टर की कॉपी मेरे पास है सुरक्षित। मैं उसको भी आपके पास भेज दूँगा, क्योंकि वो हमारे अपने कार्यों की एक उपलब्धि के रूप में, एक अनुभव के रूप में यहाँ पर सामने आया है। तो ऐसा डिक्लेरेशन आपके जब ये कार्यशाला होती है, तो उसको भी किया जा सकता है और उसको डिक्लेरेशन के रूप में सामूहिक रूप से सभी जो उपस्थित हैं, जो आगे कार्य करने वाले हैं, एक सामूहिक रूप से उसके ऊपर अपनी जैसे हम शपथ लेते हैं या नेशनल एंथम गाते हैं, उस तरह से उसको पढ़ के सब लोग साथ मिल कर के ऐसा कुछ करेंगे, तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट लगता है। आपको एक लगता है कि हमारा सबका एक इसमें एक सहभागिता हो गई है, इसमें योगदान हो गया है। और हम आने वाले समय के प्रति क्योंकि कार्यशाला कई बार हो जाती है और उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन कार्यशाला के उपरांत क्या हो रहा है, ऐसी कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी बने, जिससे कि कार्यशाला का इम्पैक्ट जो है वो उसका एक मल्टिप्लिकेशन हो सके, उसका एक एक्स फैक्टर वहाँ पर जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ों को वहाँ पर किया जा सकता है। और जो किसान अगर कार्यशाला के माध्यम से अगर कोई किसान अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को, अपने बीजों को वहाँ पर लाने का या कोई चीज़ करने का भी एक कोई अवसर अगर ऐसा होता है, तो उससे भी एक नया तरीके से सीखने का लोगों को अवसर मिलता है। छोटे से स्टॉल लगा कर के वहाँ पर लोग अपने उत्पाद बेच सकते हैं या अपना बैनर लगा सकते हैं, जिससे कि कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य वक्ता हैं उसके अलावा भी जो लोगों का एक सामूहिक अनुभव है उसका लाभ सब लोगों को जानकारी के रूप में मिल सके और उसके आधार पर वो उनके साथ संपर्क करके अपनी जानकारी को और अपने कार्य को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। ऐसी भी कुछ चीज़ें वहाँ पर अगर हो सकता है तो की जा सकती हैं। तो मैं तो बस मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, बाकी बहुत सारी चर्चा हमारे साथियों ने सुझाव के रूप में कर ली है। आपने भी बहुत अच्छी तरह से बताया है सारी चीज़ों को। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये नेचुरोपैथी के ऊपर है, बहुत सारे हमारे योग शिक्षक के रूप में कहें या नेचुरोपैथिक के पैथी के रूप में बहुत सारे यहाँ पर इस मंच पर आए हैं। तो उनको भी इसके बारे में किसी माध्यम से उनको पता लगेगा, तो शायद उनका वो भी इस चीज़ में यहाँ पर आने के लिए प्रेरित हो सकें अगर संभव हुआ तो। और उसका लाभ भी बाकी लोगों को मिल सकता है। मैं विशेष रूप से मनोहर लाल सोनी जी का विशेष रूप से नाम मैं लेना चाहता हूँ, वो शायद नज़दीक होंगे, तो अगर उनके लिए संभव हुआ तो उनको भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है। मेरा रमेश मेहरा जी से, अन्य लोगों से अनुरोध रहेगा कि उनके साथ भी संवाद करके इस चीज़ को बता दें, उनको भी बता दें, तो हो सकता है इस बहाने उनकी मुलाकात भी बाकी योगाहार के सदस्यों के साथ, जो अभी तक के नहीं हुई है, उनके साथ हो सकती है। तो इतना मैं कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका अभिनंदन और आपके कार्यों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आज ऑलमोस्ट हम लोग यानी 8 बजे का कार्यक्रम 8:19 हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आज यहीं पे समापन करें और कल की कक्षा रेगुलर टाइम पे ही होगी और शनिवार के दिन हम लोग फिर से टेक्निकल रूप से जुड़ेंगे। जी ओम, धन्यवाद। जी ओम। ओम। जी, आज की योग कक्षा बहुत सुंदर और द्वितीय सत्र भी बहुत बढ़िया। जो आदरणीय संतोष चौहान सर ने मुख्य वक्ता जी को आमंत्रित किया, उनका उद्बोधन बहुत अच्छा रहा, महत्वपूर्ण रहा। आपका संतोष सर, आपका भी धन्यवाद, आभार। और आज सुबह 5:30 बजे से सभी महानुभाव जुड़े, आप सभी का भी मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। कल फिर से नई ऊर्जा के साथ योगाहार परिवार में मिलते हैं, तब तक सबको ओम जय श्री राम।